प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय इतिहास प्रोजेक्ट परख के तहत ऑफिशियल विभिन्न विषयों के मॉडल क्वेश्चन तैयार किए गए थे। उसी में से हम लोगों ने इतिहास का सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 3 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। यदि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम पर समय समय से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मॉडल सेट 3 है ये। पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा स्थल भोगवा नदी के तट पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज का जनक किसे माना जाता है? तो दयाराम साहनी को। सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह का स्थल कौन सा है? तो लोथल। बौद्ध साहित्य के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। निम्न में कौन सा रचना मेगास्थनीज का है? तो इंडिका। ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18। हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो रेहला। पीर का क्या अर्थ है? तो इसको गुरु कहा जाता है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अलवार संप्रदाय का आराध्य देव कौन है? विष्णु। हरिहर किस वन से संबंधित है? तो संगम। अमुक्त मल्याद की रचना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने। यहाँ देव छूट गया है, कृष्ण देव, हाँ अच्छा पूरा है, कृष्णदेव राय ने। हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो वानभट्ट ने। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। दामिनी को क्या है? तो भूमि है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की तिथि को निर्धारित थी? 21 मई। सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था? तो वेले जेली ने। वेले होना चाहिए लेकिन ब लिखा गया, वेले जेली हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1920 से 22। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान। अशोक का अभिलेख पहली बार कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। संथाल विद्रोह का नायक कौन था? तो सिद्धू कान्हू। अमरावती का स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के बीच था? तो कृष्णा और तुंगभद्र नदी के दोआब में। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थे कैसे? तो पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के कई वस्तुओं का निर्माण कांसा से किया जाता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, तो आप लोग इसका आंसर है सो यहाँ से यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में कई वस्तुओं का निर्माण कांसा से किया जाता था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है तीन पिटारा, अर्थात तीन टोकरी। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम पिटक शामिल है। सगुण धारा क्या है? तो भक्ति आंदोलन आगे के दो भाग थे, मतलब भक्ति आंदोलन दो भाग में थे, सगुण तथा निर्गुण धारा। तो सगुण धारा में
साकार एवं मूर्त ईश्वर की उपासना होती थी। तो इसका आंसर जो है आप लोग यहाँ से यहाँ तक ही लिखिएगा। ये जो आंसर दिया गया है वो ऑफिशियल ही दिया गया था, इसलिए पूरा मैंने लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक ही इसका आंसर आपको देना, इतना छोड़ सकते हैं आप। हीनयान और महायान के मुख्य अंतर क्या है? तो हीनयान व्यक्तिगत ज्ञान एवं निर्वाहन की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित है, जबकि महायान जो है वो बौद्ध धर्म बोधिसत्व पर बल देते हैं। गोपुरम से क्या समझते हैं? तो दक्षिण भारतीय मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है? तो राइफल एनफील्ड में प्रयुक्त होने वाली गाय एवं सुअर चर्बी युक्त कारतूस था। इसे दांत से छीलकर निकालना पड़ता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। सूफी मत क्या है? तो हिंदू धर्म भक्ति आंदोलन की तरह ही इस्लाम में सूफी मत का उदय हुआ। यह इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। सादगी भरा जीवन व्यतीत करना, ईश्वर की आराधना पर जोर देना इनका उद्देश्य है। चैत्य क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं के शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेषों को टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले ही चैत्य कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तरकाना जिले में स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो की खुदाई से निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुई है, जो निम्नलिखित है। तो पहला है, मोहनजोदाड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह शहर दो भागों में विभक्त था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग था जो ऊंचाई में स्थित था, तथा पूर्व में बीच में एक नगर बसा हुआ था। दूसरा है, दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े भवन थे जो संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। तीसरा है, दुर्ग के चारों ओर ईंटों की बने दीवार थी जो दुर्ग को निचले शहर से विभाजित करती थी। चौथा है, निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था, जिसमें सामान्य जनता निवास करती थी। निचले शहर को भी दीवार से चारों ओर से बेरा गया था। बेरा की जगह घेरा हो जाएगा, घेरा गया था। पांचवा है, प्रायः सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय और कुएं होते थे। छठा है, घर के दरवाजे और खिड़कियां प्रायः सड़क की ओर नहीं खुलती थी। उस समय के घरों में गोपनीयता पर विशेष ध्यान रखा जाता था। सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियाँ। तो सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी होती थी और दूसरे को समकोण पर काटती एवं शहर को आयताकार भागों में विभाजित करती थी। दूसरा, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि नालियों की सफाई की जा सके। फिर है विशाल स्नानागार, अन्नगार एवं भवन। तो मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित था। इसकी संरचना अनोखी है तथा धार्मिक संबंधी अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदाड़ो की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग में मिलने वाला विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नगार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरे की कई कतारें थी। तीसरा है, मोहनजोदाड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार की तरफ एक लंबा भवन मिले हैं। विद्वानों के अनुसार यह भवन किसी उच्च अधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। फिर है कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध। मोहनजोदाड़ो का नागरिक प्रबंध अत्यंत कुशल एवं व्यवस्थित था, परंतु यह कहना कठिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शासक कौन थे। संभवतः संभव है कि वे राजा थे या पुरोहित अथवा व्यापारी। संभव है कि नगर पालिका का शासन प्रबंध था, किंतु इतना निश्चित है कि मोहनजोदाड़ो का नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था। उनका प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। 48 है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग अर्थात उड़ीसा पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए तथा कई गुना घायल हुए, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव पड़े। उसे युद्ध से घृणा हो गई तथा जीवन भर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। भीषण रक्त संहार देखकर बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक शांतिवादी बन गया तथा राज विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। उसने दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय अपना लक्ष्य बनाया। चौथा है,
इस युद्ध के बाद अशोक शांतिवादी हो गया। संयम, विचारों की पवित्रता, दान, दया, सत्य, सेवा, श्रद्धा आदि पर बल दिया गया। पांचवा है अशोक देवनाय प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया, यहाँ कारण लिखा गया धारण किया, तथा राज्य में युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष प्रारंभ हो गया। 39 है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल बरूनी का विवरण दे। तो अल बरूनी ने अपनी रचित पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है। उन्होंने भारतीय रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, त्यौहार इत्यादि का विस्तृत वर्णन किया है। उक्त पुस्तक के 9वें अध्याय में भारतीय जाति एवं वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है। अल बरूनी के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा, शरीर के सिर, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं, वैश्य की उत्पत्ति जंघे एवं शूद्र की उत्पत्ति पैर से मानी जाती थी। उक्त सभी वर्णों में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च एवं अन्य वर्णों की क्रमागत रूप से सामाजिक स्थिति निम्न होती थी। समाज के सबसे निचले पायदान पर शूद्र थे। वर्ण व्यवस्था कई जातियों एवं उपजातियों में बटी हुई थी। जाति व्यवस्था में छुआछूत की स्थिति भी पाई जाती थी। समाज में वर्ण एवं जाति के अलावा अन्य सामाजिक समूह भी थे, जिसकी स्थिति शूद्रों से भी निम्न थी। अल बरूनी ने उन्हें अंत्यज नाम दिया है। ये तहत 8 जातियां धुनिया, मोची, मदारी, टोकरी बनाने वाले, नाविक, आखेटक एवं जुलाहे थे। इनके अलावा भी समाज में डोम, चंडाल जैसे समूह के जो अछूत, यहाँ अहूत लिखा गया बच्चों, अछूत माने जाते थे तथा समाज से बाहर रहकर कार्य करते थे। इस प्रकार अल बरूनी ने तत्कालीन समय में मौजूदा भारतीय सामाजिक व्यवस्था के तहत असमानता एवं इसके बीच संबंधों को दर्शाया है। 50 है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो वह आंदोलन जिसमें धार्मिक भेदभाव एवं कुरीतियों को दूर कर एकता एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, उसे ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, बाह्य आडंबरी का विरोध। इस आंदोलन के तहत अनावश्यक कर्मकांडों पर रोक लगाकर धर्म को सरल बनाने पर जोर दिया गया, जिससे सभी लोग जुड़ सके। दूसरा, एक ईश्वर में विश्वास। तो एक ही ईश्वर है और वह सर्वशक्तिमान है, इस पर जोर दिया गया। तीसरा है गृहस्थ जीवन पर जोर। तो लोगों में यह जागरूकता फैलाई गई कि संन्यास के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। चौथा है हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर। तो समाज में व्याप्त धार्मिक विरोधों को देखते हुए संतों ने लोगों में यह जागरूकता फैलाई कि राम रहीम में कोई अंतर नहीं है। पांचवा है मानव सेवा पर जोर। तो इस आंदोलन के तहत मानव सेवा को सर्वोपरि बताया गया तथा कहा गया कि इससे मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने सामाजिक सद्भावना को बढ़ाने, स्थानीय भाषाओं के द्वारा लोगों को जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। 51 है संथाल विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। तो संथाल विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण माना जाता था। इस विद्रोह का प्रारंभ 30 जून 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना, भागलपुर एवं बीरभूम को माना जाता है। इस विद्रोह के कारणों को निम्न शीर्षकों से अवध किया जा सकता है। पहला, जमीन हड़पना। तो संथाल शांतिपूर्ण तरीके से पहाड़ों में रहते थे और एवं अपना जीवन यापन खेती तथा वन उत्पादों से करते थे। अंग्रेजों की भू नीतियों ने संथालों को भूमिहीन कर दिया, जिस कारण से विद्रोह का जन्म हुआ। दूसरा है वन नीति में परिवर्तन। तो स्थानीय आदिवासी वन एवं वन उत्पाद का बिना किसी रोक टोक के उपयोग करते थे, परंतु अंग्रेज ने इस पर भी अनावश्यक हस्तक्षेप कर अपने अधीन कर लिया था। ईसाई धर्म का प्रचार। तो ईसाई धर्म का प्रचार भी अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर किए। प्रलोभन एवं दबाव के द्वारा ईसाई धर्म में आदिवासी को परिवर्तित किए। इसका रोष भी आदिवासी समूह में, जिस कारण विद्रोह होना सुनिश्चित हुआ। तत्कालीन कारण। इसी समय अंग्रेज अधिकारियों ने भागलपुर और वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया। संथाल लोगों से बेगारी करवाता था। इस कारण से भी संथाल लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया।
और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक ही इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सेकंड वीडियो इसका नहीं बनाएंगे, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव को संक्षिप्त में वर्णन करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम महान संघर्ष था, जिसका व्यापक प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव को निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। पहला, सरकार की दमनकारी कार्यवाहियों से जनता नाराज हो उठी थी, जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था। दूसरा है, किसान मजदूर महिला छात्र छात्रा सभी ने भाग लेकर आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। तीसरा है, यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में सफल रहा। चौथा, इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि अब भारत में अधिक दिनों तक टिके रहना मुश्किल है। पांचवा, इस आंदोलन के समय ही समांतर सरकार का गठन हुआ। तो बच्चों, ये थे आपके इतिहास के परख प्रोजेक्ट के तहत मॉडल सेट 3 का आंसर। आशा करते हैं सभी प्रश्न आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।